Hello everyone, welcome to my channel. So in this video we'll be talking about the second chapter of class 10th biology, that is respiration. तो what is respiration? Respiration क्या है? तो अगर if I ask a 9th class student or 9th pass out student what is respiration, he or she will be saying that ma'am, taking in oxygen and giving out carbon dioxide. But is it a respiration? Is it true respiration? So listen me for 10 minutes. I'll be clearing you what is respiration. Okay, respiration is something you take oxygen and you give out carbon dioxide. Okay, but how oxygen is converted into carbon dioxide? Have you ever thought that? क्या आपने कभी सोचा है जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड में कैसे बदल जाता है हमारी बॉडी में? तो ये जो प्रोसेस है ना, जो ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड बदलना, दैट इज रेस्पिरेशन. न्यूट्रिशन चैप्टर में हमने पढ़ा है कि हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी फूड लेते हैं, सपोज हमने राइस लिया या रोटी लिया एंड दाल लिया, ठीक है, एंड हमने बटर और घी. ओके, सो जो राइस है, राइस में से हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स. राइस में क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स को हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन ने, पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स जो है एंड सलाइवरी एमाइलेज जो है, उसने क्या किया? कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट कर दिया? कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज में. ठीक है, ग्लूकोज या सुक्रोज, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया. हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के एंजाइम्स हैं और जो हमारे प्रोटीन्स है, क्या है? प्रोटीन्स. जो दाल है उसमें हमें भर भर के प्रोटीन्स मिलती हैं. प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट कर दिया? अमाइनो एसिड्स में, है ना. तो ये सब हमने न्यूट्रिशन में देखा है. तो ये जो प्रोसेस हो रहा है यहाँ तक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करके दे रहा है. एंड जो फैट्स है वो फैटी एसिड्स, दैट इज ट्राइएसिल ग्लिसराइड्स एंड ग्लिसरॉल में बदल जा रहा है, फ्री फैटी एसिड्स में. ठीक है, तो इस तरह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल फॉर्म में कर दिया. लेकिन बात ये है, क्या ग्लूकोज से क्या होगा? ग्लूकोज से ग्लूकोज के बाद की कहानी हमें नहीं पता कि ग्लूकोज से हमें एनर्जी कैसे मिलती है. ग्लूकोज से हमें एनर्जी कैसे मिलती है ये तो हमें नहीं पता. यहाँ की कहानी हमें नहीं पता. एनर्जी मतलब हमारे पास जो एनर्जी है वो हम एटीपी के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं. एटीपी इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जितनी भी एनर्जी ग्लूकोज से मिलती है उसको हम पैक करके रख लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. तो जहाँ भी ज़रूरत है हम एटीपी को यूज़ करते हैं. ठीक है, तो जो भी एनर्जी है हम उसको एटीपी के फॉर्म में पैक करके रख लेते हैं, स्टोर करके रखते हैं. जहाँ भी ज़रूरत होती है, जैसे खाने की, हमें हैंड्स के मूवमेंट्स के लिए, राइटिंग के लिए, स्पीकिंग के लिए, सिंगिंग के लिए, या वॉकिंग के लिए, जंपिंग के लिए, कोई भी एक्टिविटी है उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए. एनर्जी के लिए हम लोग क्या करते हैं? एटीपी यूज़ करते हैं. तो हमने अब तक क्या देखा था? कार्बोहाइड्रेट्स कैसे ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू. लेकिन ग्लूकोज से एनर्जी कैसे मिलती है ये हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में. ये किस में पढ़ेंगे? रेस्पिरेशन में, जो ये वाला चैप्टर है. तो क्लियर हुआ. ठीक है, अब बात ये आती है कि जो ग्लूकोज है वो एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होगा. जो ग्लूकोज है वो एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज का फॉर्मूला किसी को याद है तो कमेंट सेक्शन में बताएं. व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज? ठीक है, तो क्या है फॉर्मूला? C6H12O6. ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला. आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है कार्बन, यहाँ पे कार्बन है ना, कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है. ठीक है, तो ग्लूकोज क्या करेगा? जो भी हमने ऑक्सीजन लिया है, ब्रीथ किया है हमने, ऑक्सीजन ब्रीथ इन मतलब हमने जो सांस लिया है ऑक्सीजन, वो क्या करेगा? ये ग्लूकोज को तोड़ देगा. ग्लूकोज को तोड़ के क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड. एनर्जी क्या है? एटीपी.
एटीपी है एनर्जी। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाला कार्बन है ना, यहाँ पे 6 कार्बन बन जाते हैं। तो व्हाट हैपन्स हियर इज, जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन लेके, ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन लेके एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो इस तरह से रेस्पिरेशन होता है हमारा। तो रेस्पिरेशन इज नॉट जस्ट टेकिंग ऑक्सीजन इन, breathing in oxygen, it is the first step of respiration. Breathing is the first step of respiration. हम आगे steps of respiration में देखेंगे कि respiration के कितने steps होते हैं, लेकिन अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी आई गेस। अब तक हमने क्या देखा था न्यूट्रिशन चैप्टर तक, जो भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं जो हमारे फूड में हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहे थे। किस में कन्वर्ट हो रहे थे? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहे थे। लेकिन ग्लूकोज का क्या करें हम? ग्लूकोज को हमें तो बनाना है एनर्जी, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें वॉक करना है, खाना खाना है ना, हमें लिखना है, पढ़ना है, तो सब के लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी कैसे मिलेगी? जब ऑक्सीजन आके ग्लूकोज को तोड़ेगा, ऑक्सीजन आके ग्लूकोज को तोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर लंग्स तक जाएगी, फिर लंग्स से फिर एटमॉस्फेयर में जाएगी, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये जो ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, ये वाला प्रोसेस कहाँ हो रहा है? ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड में कहाँ, कैसे कन्वर्ट हो रहा है, कहाँ कन्वर्ट हो रहा है? तो ये वाला हो रहा है सेल के अंदर। ये सारी चीज़ें क्या हो रही है? सेल के अंदर। तो सेल क्या करता है? सेल को क्या चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, एनर्जी बनाने के लिए? सेल को क्या चाहिए एनर्जी बनाने के लिए? आर यू अंडरस्टैंडिंग? सेल को क्या चाहिए एनर्जी बनाने के लिए? एटीपी चाहिए। सॉरी, सेल को क्या चाहिए एनर्जी, एटीपी बनाने के लिए? उसको चाहिए ग्लूकोज एंड उसको चाहिए ऑक्सीजन। क्या चाहिए सेल को? ग्लूकोज चाहिए एंड ऑक्सीजन चाहिए, है ना। तो वो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, एटीपी। हमारा काम क्या है? एटीपी बनाना। एटीपी रहेगा, एनर्जी रहेगा, तो हम अपना काम कर पाएंगे। जो भी काम है अपना काम कर पाएंगे बाय टेकिंग एनर्जी, बाय प्रोड्यूसिंग एनर्जी। तो जो ग्लूकोज है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड एटीपी में कन्वर्ट होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा? हमें फूड से मिलेगा। जो भी फूड हम लेते हैं, जैसे कि हमने राइस लिया, राइस से क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या हो गए? हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। फिर ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड एंड एटीपी। तो इसके लिए ऑक्सीजन चाहिए, है ना। तो इस तरह से हमें ऑक्सीजन चाहिए। तो ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन सेल को कहाँ से मिलेंगे? एटीपी बनाने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए कहाँ से मिलेंगे? ये दो चीज़ें जो है ना, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ये होते हैं हमारी ब्लड में, हमारी ब्लड में होती हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये है वॉल ऑफ ब्लड वेसल, ये है ब्लड वेसल। ब्लड वेसल मतलब एक पाइप की तरह हमारी बॉडी में रहता है, जिसमें ब्लड फ्लो होता है। आई थिंक आपको पता है कि ब्लड वेसल क्या होता है। ब्लड वेसल क्या होता है? ब्लड वेसल, वेसल मतलब एक चीज़ जिसमें कुछ रह सके, राइट, जैसे ब्लड। तो ब्लड जो है ब्लड वेसल में होता है। तो ब्लड वेसल में क्या होता है? ब्लड। और ब्लड में क्या होता है? ब्लड में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे ग्लूकोज हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फैट्स भी रहता है, लाइक कोलेस्ट्रॉल रहता है, ठीक है, ब्लड में ऑक्सीजन। और फिर जब सेल्स क्या करेंगे? एटीपी बना लेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो वेस्ट प्रोडक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड तो वेस्ट प्रोडक्ट है, तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर वापस ब्लड में भेज देंगे, है ना। तो सेल्स जो है वो क्या करते हैं? ग्लूकोज को लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और एनर्जी बनाते हैं, एटीपी बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का सेल को कोई काम नहीं रहता, तो कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्लड में भिजा देते हैं, है ना। तो ये जो प्रोसेस है ये पूरा रेस्पिरेशन है, ये पूरा रेस्पिरेशन है। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस ब्लड में चले गया, है ना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्लड में चले गया, ब्लड से फिर लंग्स में जाएगा, लंग्स से फिर बाहर एटमॉस्फेयर में चले जाता है। तो इस तरह से हमारा रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। फिर से मैं एक बार फिर से बोलूँगी, तो ये डायग्राम से समझते हैं। तो ये वाला डायग्राम देखें। यहाँ पे क्या है? हमने क्या किया? सांस ली,
सांस लेते क्या हुआ, ऑक्सीजन आया, हमने सांस लिया, ऑक्सीजन आया, हमारे लंग्स में गया, लंग्स में जाने के बाद लंग्स में गया, ठीक है, हमारा ऑक्सीजन कहाँ गया, लंग्स में गया। लेकिन वन थिंग आई वांट टू क्लियर इज, जो भी हम एयर लेते हैं, एयर तो मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है। एयर में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होता है, एयर में नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होता, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता, बहुत सारे गैसेस होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, उसके सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हीलियम, आर्गन, ऐसे गैसेस होते हैं। तो एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, उसमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होता। लेकिन हम क्यों बोल रहे हैं कि लंग्स सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं? लंग्स सारे गैसेस लेते हैं। लंग्स जो भी एटमॉस्फेयर में एयर है वो लंग्स अंदर ले लेते हैं, अंदर ले लेते हैं। फिर जो हमारा जो ब्लड है, जो हमारा ब्लड है, ब्लड में क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स जिसको बोलते हैं आरबीसी। ब्लड में क्या क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और फिर हमारे ग्लूकोज भी होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं, फैट्स जैसे ट्राइसल्ग्लिसराइड, सिंपल फैटी एसिड्स रहते हैं। तो ये सब तो फिलहाल हमें काम नहीं है, हम देखते हैं ब्लड सेल्स। तो जो आरबीसी रहता है, आरबीसी इज नथिंग बट द रेड ब्लड सेल। आरबीसी होता है हमारे पास, क्या होता है, आरबीसी। तो सपोज ये एक आरबीसी है, तो आरबीसी में क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं रहता। हमने पढ़ा सेल यूनिट ऑफ लाइफ में पिछले क्लासेस में, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। हर सेल में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन जो आरबीसी है उसमें तो न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। तो आप पूछोगे फिर मैम न्यूक्लियस क्यों नहीं होता आरबीसी में? क्योंकि जो आरबीसी का काम होता है वो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। तो आरबीसी का काम क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना, है ना। तो इस ट्रांसपोर्टेशन के वजह से उनके पास एक पिगमेंट रहता है, आपको पता होगा आई थिंक। आरबीसी रेड क्यों दिखती है, क्योंकि उसके अंदर रहता है हीमोग्लोबिन। आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, एक रेड कलर का पिगमेंट है। पिगमेंट मतलब एक कलर है, रेड कलर का पिगमेंट है। अब ये पिगमेंट क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है। ये पिगमेंट क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है। हीमोग्लोबिन सिर्फ दो चीज़ों को पहचानता है, दो लोगों को अच्छे से पहचानता है, दो गैसेस को। वन इज ऑक्सीजन, अनदर इज कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो गैसेस को पहचानता है सिर्फ, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन क्या करता है, लंग्स में क्या रहता है, ऑक्सीजन ज़्यादा रहता है। तो आरबीसी क्या करता है, आरबीसी किस में रहता है, ब्लड में, ब्लड में रहता है। ब्लड कहाँ रहता है, ब्लड वेसल में, ठीक है। तो जो आरबीसी है उसके अंदर है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों से बाइंडिंग कैपेसिटी है। बाइंडिंग मतलब वो बाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो जो आरबीसी है वो ऑक्सीजन से बाइंड हो गया। ऑक्सीजन से बाइंड होने के बाद आरबीसी लंग्स के पास, आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन, जो भी लंग्स के अंदर ऑक्सीजन है, आरबीसी उससे बाइंड हो गया, उसके बाद टिश्यूज़ के पास गया। टिश्यूज़ जैसे आपके मसल्स हो गए, आपके मसल्स हो गए, तो उनके पास गया। उनके पास क्या है, उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाया, क्योंकि आपको अपने हाथ करना है ना, हाथ से लिखना है, पढ़ना है, बैग उठाना है, राइट। तो उसने एनर्जी प्रोड्यूस किया। तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया सेल के अंदर। सेल ने क्या किया, अपना कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी को दे दिया। हेमोग्लोबिन लेके कार्बन डाइऑक्साइड फिर लंग्स के पास गया। फिर लंग्स के पास जाके वो जो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड था वो बाहर कर दिया, ठीक है। जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड था लंग्स बाहर कर दिया, ठीक है। ब्रीथ आउट। नाउ आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का होता क्या है हमारी बॉडी में, राइट। तो इस बेसिक्स के साथ हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में, ओके।
Now let's see. So this is chapter 2, respiration. So अगर अब तक मैंने आपको जो भी समझाया, अगर आपको थोड़ा भी समझ में आया, so we are good to start the chapter. So using food to carry out life processes is key to life for all living beings in both multicellular and unicellular. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि फूड चाहिए आपको लाइफ प्रोसेस के लिए, मतलब ज़िंदा रहने के लिए आपको फूड चाहिए, खाना चाहिए, बोथ मल्टीसेलर और यूनिसेलर, यूनिसेलर हो या मल्टीसेलर. अब यूनिसेलर क्या चीज़ है, मल्टीसेलर क्या चीज़ है, लेट्स अंडरस्टैंड इट. ओके, तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ सेल्स, वन इज यूनिसेलुलर, अदर इज मल्टीसेलुलर. तो जो यूनिसेलर है उसमें सिर्फ एक सेल होता है, मल्टीसेलर में बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स. यूनिसेलर का एग्जाम्पल एमीबा. एमीबा जो होता है, एमीबा, तो जो एमीबा होता है इट इज़ यूनिसेलर, उसके पास सिर्फ एक सेल है. जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि जो सेल होता है दैट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. मतलब सेल के बिना, विदाउट सेल वी कैन नॉट लिव. लाइफ पॉसिबल ही नहीं है बिना सेल के. सेल रहना ज़रूरी है, ठीक है, एक्सेप्ट वायरसेस. वायरस के पास पूरा सेल नहीं होता, वो डिफरेंट थिंग है, बाद में पढ़ेंगे. बट यहाँ पे अगर आप देखें, एक सेल भी एक लाइफ प्रोसेस को सपोर्ट कर सकता है. जैसे कि अमीबा के अंदर एक ही सेल है और बहुत सारे बैक्टीरियास होते हैं जिसके पास सिर्फ एक सेल होता है. हम ह्यूमन बींग्स जो है ना, हम मल्टीसेलुलर हैं, एनिमल्स मल्टीसेलुलर है, बर्ड्स मल्टीसेलुलर है, सब मल्टीसेलुलर है, जो भी है सब मल्टीसेलुलर. यूनिसेलुलर जो है बैक्टीरिया रहता है, अमीबा रहता है. तो जो यूनिसेलुलर है बहुत छोटे और माइक्रोस्कोपिक होते हैं, आपको नेक्ड आइज बिना माइक्रोस्कोप के नहीं दिखेंगे, वो भी एकदम एडवांस माइक्रोस्कोप चाहिए होगा. तो हम मल्टीसेलुलर है, हम जितने भी हैं मल्टीसेलुलर. मस्कीटो भी मल्टीसेलुलर है, तो सब मल्टीसेलुलर है. मल्टीसेलुलर मतलब एक से ज़्यादा सेल्स है. यूनिसेलुलर मतलब सिर्फ एक सेल है, एक सेल जैसे कि अमीबा और बहुत सारे बैक्टीरिया. ठीक है, तो जो भी हो, मल्टीसेलुलर हो या यूनिसेलुलर हो, हमें क्या चाहिए, फूड. वी नीड फूड टू कैरी आउट द लाइफ प्रोसेसेस. लाइफ प्रोसेसेस क्या है अब, तो लाइफ प्रोसेसेस क्या है, सो व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस. तो लाइफ प्रोसेस मतलब जैसे आपका हो गया डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन. तो ये सारे लाइफ प्रोसेस के लिए हमें चाहिए एनर्जी, ठीक है. एनर्जी के लिए चाहिए फूड. अब फूड से एनर्जी कैसे लोगे आप, रेस्पिरेशन से. वो तो हमने देख लिया ना कैसे होता है. आई थिंक जो भी मैं पढ़ा रही हूँ बहुत सिंपल तरीके से, बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें पढ़ा रही हूँ. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, इट्स ईजी इफ़ यू लिसन केयरफुली. सो इन दिस चैप्टर ऑन न्यूट्रिशन वी हैव डिस्कस्ड हाउ द बॉडी draws out nutrients from the food taken in. तो इस चैप्टर में हम और न्यूट्रिशन वी हैव डिस्कस. न्यूट्रिशन में हमने कैसे देखा कि बॉडी कैसे ब्रेक डाउन करती है और उसमें से न्यूट्रिएंट्स लेती है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, ठीक है. सो द फूड प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ओनली आफ्टर ब्रेक डाउन टू द प्रोसेस नोन एज रेस्पिरेशन. लेकिन हमने ये नहीं देखा कि फूड कैसे एनर्जी देता है. तो एनर्जी कैसे देता है वो मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया है और इस चैप्टर में और डिटेल से डिस्कस करेंगे. मैंने शॉर्ट में बता दिया था. दिस रेस्पिरेशन लीड्स टू फाइनल यूटिलाइजेशन ऑफ फूड. फाइनल यूटिलाइजेशन ऑफ फूड कैसे होता है, रेस्पिरेशन से. आई थिंक इफ दिस पैराग्राफ इज मेकिंग यू सेंस आफ्टर माई एक्सप्लेनेशन. If it's so, then subscribe to my channel and hit the bell icon and also like it and share it. Normally respiration takes place in oxygen rich environment. ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट जो होता है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए ना ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए, या कोई भी चीज़ है, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए. अब ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि बिना ऑक्सीजन के भी ब्रेक डाउन होगा? हाँ, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन उतना अच्छे से ब्रेक डाउन रहेगा और इतनी एनर्जी भी नहीं मिलेगी जितना ऑक्सीजन से ब्रेक डाउन करने पे एनर्जी मिल रही थी, ठीक है.
उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी बिना ऑक्सीजन के, ठीक है। सेल्स ऑफ लिविंग बॉडी यूज फूड कॉन्स्टेंटली टू हेल्प अवर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन, हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन। so they require the presence of air, food materials and some chemicals. they require the presence of air, food materials and some chemicals. तो आपको क्या चाहिए, फूड मटेरियल, अपने सेल्स को, अपने बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, अच्छे से काम करने के लिए क्या चाहिए, हवा, एयर में क्या मिलेगा, ऑक्सीजन, फूड मटेरियल्स एंड थोड़े से केमिकल्स। केमिकल्स क्या है, एंजाइम्स। हमारी बॉडी में जो केमिकल्स है ना वो है एंजाइम्स क्या करते हैं, हमने डाइजेशन न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में देखा है कि कैसे अलग अलग एंजाइम्स हमारे बॉडी में फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। वैसे ही एंजाइम्स हमारे सेल के अंदर भी होते हैं जो क्या करते हैं, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखो, द टर्म रेस्पिरेशन डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड रेस्पायर मीनिंग टू ब्रीथ। तो जो टर्म रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, रेस्पिरेशन का मतलब होता है रेस्पायर मतलब ब्रीथ, सांस लेना, refers to whole chain of process from inhalation of air to the use of oxygen in the cells. ब्रीथिंग जो है ना, ये एक होल चेन ऑफ प्रोसेस को डिस्क्राइब करता है। जो इनहेलेशन ऑफ एयर, आप सांस लिए, आप एयर अंदर लिया, आपने एयर अंदर लिया अपने लंग्स में, उसके बाद जो उसके अंदर ऑक्सीजन था, सेल्स ने उसको यूटिलाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, उस पूरे प्रोसेस को रेस्पायर वर्ड समझाता है। ओके, रेस्पायर वर्ड उसका मतलब है, ठीक है। टू बिगिन विथ वी शुड स्टडी द रिलेशन ऑफ गैसेस एंड द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। गैस का रिलेशन और रेस्पिरेशन का रिलेशन देखते हैं, ठीक है। तो लेवोइजियर कैसे गैस डिस्कवर ही, पहले हम कुछ नहीं जानते थे, रेस्पिरेशन क्या है, ब्रीथिंग क्या है, गैस क्या है, एयर में कितने गैसेस है, कुछ नहीं पता था हमें, ओके। बट आफ्टर हम एक्सपेरिमेंट्स ऑफ द साइंटिस्ट लाइक लेवोइजियर एंड प्रिस्ली, उसके बाद हमें थोड़ा थोड़ा पता चलने लग गया। लेवोइजियर ने काफ़ी कुछ पता कर लिया था। तो यहाँ पे अब हम इतिहास पढ़ने जा रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ गैसेस, गैस कैसे डिस्कवर हुए, रेस्पिरेशन हमने कैसे समझा, तो देखते हैं। तो पहले हम लोग ब्रीथिंग बोलते थे, सब ब्रीथिंग बोलते थे। 14th सेंचुरी में किसी को रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन वर्ड भी नहीं मालूम था 14th सेंचुरी तक। उसके बाद उन्होंने रेस्पिरेशन वर्ड बोला शुरू किया, ठीक है। तो the term respiration came into use a century after the word breathing was used way back in 14th century. 14th century तक सब breathing बोल रहे थे। 14th century के एक सेंचुरी के बाद फिर टर्म रेस्पिरेशन यूज़ करने लग गए। रेस्पिरेशन एक लैटिन वर्ड है जो रेस्पायर मतलब ब्रीथ मतलब आप पूरा ऑक्सीजन एयर इनहेल करें, इनहेल मतलब अंदर ले रहे हो हवा अंदर ले रहे हो, उसके बाद जो हवा के अंदर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपके सेल्स यूज़ करके एनर्जी बना रहे हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। इट वॉज यूज्ड मच बिफोर पीपल न्यू दैट एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन, ये जो वर्ड्स हैं हम बहुत पहले से यूज़ कर रहे हैं, 14th-15th सेंचुरी से ही यूज़ कर रहे हैं। इससे पहले पीपल को ये भी पता नहीं था, लोगों को कुछ भी पता नहीं था कि जो हवा है उसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। दे हार्डली न्यू एनीथिंग अबाउट द लाइफ प्रोसेस टुक प्लेस इंटरनली इन लिविंग बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या होता है, क्या नहीं होता, कुछ नहीं पता था हमें, ओके। रेस्पिरेशन विच वॉज यूज एज अ मेडिकल टर्म यूजुअली रिफर टू अ प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग पैसेज ऑफ एयर एंड प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट। तो रेस्पिरेशन जब हम यूज़ करते हैं इट इज़ अ मेडिकल टर्म जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, जो मेडिसिन में यूज़ होता है, रिफर्स टू प्रोसेस इन्वॉल्विंग पैसेज ऑफ एयर एंड प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट। आप हवा ले रहे हो और हीट प्रोड्यूस कर रहे हो। हीट क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हीट प्रोड्यूस कर रहे हो आप, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो, ओके। It was until 18th century when Lavoisier and Priestley did a comprehensive work on properties of gases. तो 18th सेंचुरी में क्या हुआ, जो लेवोइजियर और प्रिस्ली है इन्होंने एक अच्छा काम किया, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस के बारे में पता किया एंड कैसा रेस्पिरेशन में वो एक्सचेंज होते हैं उसके बारे में पता किया, टू नो समथिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज गोस ऑन इन अवर बॉडी। ये ऑलरेडी स्टडीड अबाउट सम ऑफ प्रिस्लीज एक्सप्लेन अर्लियर क्लासेस, आपने देखा प्रिस्ली
जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे, बट यहाँ पे हम लेवोइजियर के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो लेवोइजियर और प्रिस्टली इन दोनों ने गैसेस के बारे में जानकारी लेना शुरू किया कि गैसेस क्या है। पहले तो कुछ पता नहीं था कि गैस एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, और जो हमारा बॉडी है हम एयर लेते हैं, उसको यूज़ करते हैं एंड एवरीथिंग। तो कुछ नहीं पता था इसके बारे में, ठीक है। फिर प्रिस्टली और लेवोइजियर इन लोग एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किया एंड फिर थोड़ा बहुत पता चलने लगा। तो फिर चैप्टर ऑन न्यूट्रिशन के बारे में, प्रिस्टली के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, दैट इज बेलजार एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑल, तो वो हम न्यूट्रिशन के चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, रिकॉल द कंसेप्ट एंड आंसर द फॉलोइंग। तो अब हम प्रिस्टली के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। कैन इट बी सेड दैट प्रिस्टलीज एक्सपेरिमेंट हेल्प अस टू फाइंड आउट मोर अबाउट कंपोजिशन ऑफ एयर? हाउ? तो प्रिस्टली ने क्या किया था कि जो कैंडल है, कैंडल को बर्न होने के लिए क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सॉरी ऑक्सीजन चाहिए। कैंडल को बर्न होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। एंड हम लोग क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ह्यूमंस को क्या चाहिए? ऑक्सीजन, जिंदा रहने के लिए, राइट? क्या कहा था हमने? यही की बोला था, राइट? प्रिस्टली के एक्सपेरिमेंट में प्रिस्टली ने क्या किया था? एक बेल जार लिया था, एक जार लिया था जो बेल शेप रहता है, बहुत बड़ा जार था। उसके अंदर उसने क्या रखा? एक प्लांट को रखा। तो प्रिस्टली वॉज अ साइंटिस्ट। व्हाट ही डिड, ही टुक अ बेल जार, he took a big jar in the shape, which is in the shape of a bell। तो उन्होंने जार लिया। जार लेने के बाद उन्होंने क्या किया? इसके अंदर रख दिया एक प्लांट, ठीक है। और आपको पता है प्लांट्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन बनाते हैं, राइट? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है। और उन्होंने क्या किया? एक ह्यूमन लिया, सॉरी एक रैट लिया, रैट। तो उन्होंने क्या किया? एक रैट लिया। आई थिंक इट्स नॉट लुकिंग अ रैट, एक माउस मीन्स रैट। तो एक रैट लिया एंड उन्होंने क्या किया? एक कैंडल लिया, ठीक है। एक कैंडल लिया। I'm using my finger to draw all this, so that's why it's not good. So but try to understand, ठीक है। तो उन्होंने ये सब लिया। तो हमें पता है कि प्लांट्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। प्लांट्स का क्या काम होता है? प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन, ठीक है। और हम ह्यूमंस को क्या, मतलब एनिमल्स और ह्यूमंस को क्या चाहिए? माउस को क्या चाहिए? ऑक्सीजन टू ब्रीथ, एंड दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ले लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेके क्या करेंगे? फिर ऑक्सीजन बनाएंगे। और कैंडल को बर्न होने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। तो इस तरह से हमने क्या समझा? कॉम्पोजिशन ऑफ एयर, कि एयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और ऑक्सीजन ह्यूमंस को और कैंडल्स को चाहिए होता है, एंड प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, राइट? बट प्लांट्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं है क्या? प्लांट्स भी ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्हें भी तो एनर्जी चाहिए ना ग्रो होने के लिए। सो प्लांट्स भी ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि प्लांट्स ऑक्सीजन यूज़ नहीं करते, प्लांट्स भी ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, ओके। बट डोंट थिंक कि हाँ प्लांट्स तो ऑक्सीजन यूज़ ही नहीं करते, यूज़ करते हैं, बिकॉज एनर्जी के लिए चाहिए ऑक्सीजन, एनर्जी बनाने के लिए वो, क्योंकि उनको भी ग्रोथ करना है ना, बड़े होना है, ग्रोथ करना है। Lavoisier also carried out several experiments to understand the properties of gases। जो लेवोइजियर है उन्होंने देखा, उनको बहुत क्यूरियोसिटी थी कि गैसेस क्या होते हैं, गैसेस के बारे में जानना था उनको। तो उन्होंने क्या किया? प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस के बारे में स्टडी किया। सो उनके एक्सपेरिमेंट्स में clear that Lavoisier thought that the gases liberated on heating powdered charcoal in a bell jar kept over water in a trough was like fixed in। यहाँ पे अगर आप देखें, जो इन्होंने क्या किया? एक गैस लिबरेट हुआ ऑन हीटिंग पाउडर्ड चारकोल इन अ बेल जार केप्ट ओवर वाटर इन अ ट्रफ वाज लाइक अ फिक्स्ड एयर। उन्होंने एक ट्रफ लिया। ट्रफ मतलब एक कुछ बर्तन लिया, एक ट्रफ लिया, ओके, कुछ ऐसा बर्तन लिया। उसमें उन्होंने क्या किया? पानी डाला, ओके, उसमें उन्होंने पानी डाला, ओके। सो दिस इज वाटर।
देखो, ठीक है, उन्होंने ट्रफ लिया है, ट्रफ लेके उसमें पानी डाला एंड देन नीचे से उसको हीट किया। सो हियर ही इज हीटिंग एंड उन्होंने क्या किया, एक बेल जार लिया। सो ही टुक अ बेल जार इन द सेंस अ जार इन द शेप ऑफ अ बेल, ठीक है। तो उन्होंने एक बेल जार लिया एंड उसके अंदर क्या डाला, पाउडर्ड चारकोल। तो ये चारकोल है सपोज। सो चारकोल क्या है, कोयला। कोयला मतलब जब लकड़ी जो होती है उसको बहुत ज़्यादा बर्न करते हैं, बहुत ज़्यादा बर्न करता है तो चारकोल बनता है। तो वो चारकोल का एक पाउडर भी आता है, तो वो चारकोल का पाउडर लिया उन्होंने एंड देन ही हीटेड। तो उसको हीट करने से क्या हुआ, कुछ गैस निकली यहाँ पे। तो हीट करने से यहाँ पे गैस निकली, तो उन्होंने इस गैस को क्या बोला। तो ये बहुत अच्छा डायग्राम है, देखो प्रिस्लीस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने क्या किया, एक बेल जार लिया, उसको एक ट्रफ मतलब कुछ ऐसा बर्तन ले लिया, उसके अंदर उन्होंने पानी डाला एंड उसको हीट किया। तो ये पानी गर्म होगा तो ये जो जार में चारकोल रखा है वो भी गर्म होगा। जब वो गर्म हुआ चारकोल जब गर्म हुआ तो जो गैस बनी वो गैस को उन्होंने बोल दिया फिक्स्ड एयर। व्हाट ही नेम्ड इट एज फिक्स्ड एयर। उन्हें नहीं पता था वो गैस क्या है, फिक्स्ड एयर बोल दिया उसको, ठीक है, समझ में आया। तो उन्होंने उसको फिक्स्ड एयर बोल दिया, तो उसको उन्होंने फिक्स्ड एयर बोला। तो इन दोज डेज कार्बन डाइऑक्साइड वॉज नोन एज फिक्स्ड एयर। तब उन्हें नहीं पता था कि वो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको उन्होंने फिक्स्ड एयर बोल दिया। नेक्स्ट सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विद द कंबशन ऑफ फॉस्फोरस इन अ बेल जार। अब उन्होंने नेक्स्ट टाइम वो चारकोल की जगह क्या लिया, फॉस्फोरस लिया, ठीक है, फॉस्फोरस लिया तो कोई और गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगी, क्योंकि फॉस्फोरस तो अलग एलिमेंट है, कार्बन अलग एलिमेंट है, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगी, फॉस्फोरस की गैस निकलेगी, लेकिन वो फॉस्फोरस से ऑक्सीजन से कंबाइन होकर निकलेगी, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला, फ्रॉम दिस रिजल्ट्स लेवोइज़ियर स्टडीड showed that whatever in the atmospheric air which combined with the phosphorus was not water vapor। जो भी हवा में है, जो फॉस्फोरस से मिल रही है, चारकोल से मिल रही है, वो वाटर वेपर नहीं है। वाटर वेपर मतलब H2O का वेपर, भाप, वाटर का भाप, ठीक है, वो समथिंग डिफरेंट, कुछ और है। His final words are that the substance which combines this phosphorus is either air itself or another elastic fluid present in certain portion in the air which we breathe। तो उन्होंने बोला कि जो भी चीज़ फॉस्फोरस से कंबाइन हुई और फॉस्फोरस को जो कंबाइन हुई जो भी चीज़ हवा में है वो वाटर वेपर नहीं है, तो कुछ और है। तो कुछ और क्या है, हवा है या कुछ फ्लूइड है, कुछ तो है हवा में, और वो जो चीज़ हवा में है वो हम भी लेते हैं। उन्हें नहीं पता था कि वो गैस है या कुछ फ्लूइड है, क्या है, उनको नहीं पता था लेवोइज़ियर को। बाद में हम लोग को पता चला कि वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, ब्रीथ करते हैं ना, उन्होंने बोला वी ब्रीथ, हम लेते हैं ऑक्सीजन, और वो फॉस्फोरस को बर्न करने में भी हेल्प कर रही है, ठीक है। तो बाद में हम लोग को पता चला दिस वॉज रेस्पायरेबल एयर। उसको उन्होंने कहा रेस्पायरेबल एयर, कॉम्पोनेंट ऑफ एयर दैट हेल्प इन बर्निंग। रेस्पायरेबल एयर मतलब ऐसा एयर, ऐसा गैस जो बर्निंग में हेल्प कर रही है, और हम लोग भी वो गैस लेते हैं, सांस लेते हैं हम लोग वो गैस। बाद में पता चला कि वो है ऑक्सीजन हमको बर्निंग में हेल्प करती, ऑक्सीजन चीज़ों को बर्निंग में हेल्प करती है, एंड ऑक्सीजन बर्निंग में हेल्प करती है ना, ऑक्सीजन हेल्प्स इन द बर्निंग, और हम भी ऑक्सीजन लेते हैं, इसका मतलब हमें भी कुछ बर्न करना है। क्या बर्न करना है, ग्लूकोज, टू गेट एनर्जी, और वो एनर्जी हमें एटीपी के फॉर्म में चाहिए, हीट के फॉर्म में नहीं चाहिए। सब एक साथ बर्न हुआ, पूरी हीट के फॉर्म में निकल गई, हम तो फिर अपना हाथ पैर मूव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एनर्जी नहीं बचेगी, पूरा हीट के फॉर्म में निकल गई। तो ये सब छोड़ो, मैं जो बोली वो डोंट अंडरस्टैंड दैट, बट अंडरस्टैंड दिस कि लेवोइज़ियर को पता चल गया कि जो भी चीज़ की, कोई भी चीज़ को अगर बर्न करना है, जलाना है, तो ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन हम भी ब्रीथ करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट से लेवोइज़ियर को पता चल गया। So what was produced by combustion according to Lavoisier?
लेवोइजर के हिसाब से जब हम कंबशन मतलब जलाना, कोई भी चीज़ जब हम जलाते हैं तो क्या बनता है? फिक्स्ड एयर। फिक्स्ड एयर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। कोई भी चीज़ हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जैसे मैंने कुछ पेपर जलाया, कार्डबोर्ड जलाया, कोई भी चीज़, चारकोल जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा क्योंकि उसके अंदर कार्बन है। सो व्हाट डिड लेवोइजर फाइंड आउट अबाउट एयर फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट? उन्हें पता चला कि एयर में दो चीज़ें हैं, दो तरह की चीज़ें हैं। एक है फिक्स्ड एयर, जो कोई भी चीज़ बर्न होती है, कोई भी चीज़ आप जलाते हो उसमें से जो गैस निकलती है, दैट इज़ फिक्स्ड एयर। और एक चीज़ जो जलने में हेल्प करती है, दैट इज़ ऑक्सीजन, दैट हेल्प्ड इन बर्निंग। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड दैट इज़ ऑक्सीजन। दैट हेल्प्ड इन बर्निंग इज ऑक्सीजन एंड बर्निंग होने के बाद, जलने के बाद जो गैस बनी दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज़ फिक्स्ड एयर बोला था। लेवोइजर को नहीं मालूम था कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन है, तो उन्होंने बोल दिया फिक्स्ड एयर। कोई भी चीज़ जलाओ जो गैस निकलेगी दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, और जलने के लिए जो गैस चाहिए दैट इज़ ऑक्सीजन। सो व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द लेवोइजर एक्सपेरिमेंट? नहीं कि जलने के लिए, टू बर्न समथिंग, टू बर्न एनीथिंग, oxygen is required and oxygen helps in burning and we respire oxygen. Oxygen is a respirable air and it helps in burning, and fixed air is the gas obtained during burning, right? So this is the thing. So the air that we breathe out made lime water milky, while that after heating metal did not. You know that fixed air also made water milky. तो उन्होंने क्या किया, अब यहाँ पे देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, दो चीज़ें बर्न की। एक है मेटल को बर्न किया, उसमें से जो गैस निकली, एंड चारकोल को बर्न किया, उसमें से गैस निकली। तो यहाँ पे हम देखते हैं। ओके, सो दिस इज तो उन्होंने दो चीज़ों को बर्न करके देखा। सो दिस वन इज द मेटल एंड द चारकोल। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं चारकोल। सो ये है पूरा चारकोल, ठीक है, चारकोल पाउडर। और ये क्या है? मेटल है, कुछ मेटल है। सपोज यहाँ पे कुछ मेटल है, आयरन हो गया या कुछ मेटल है। तो इसको हीट किया। इन दोनों को हीट करने पर क्या हुआ? जो भी गैस बनी वो गैस को उन्होंने एक पाइप से एक बीकर में ले लिया। तो ये हो गया बीकर। इसमें उन्होंने क्या किया? लाइम वाटर लिया। लाइम वाटर इज नॉट लेमन वाटर। लाइम वाटर लेमन वाटर अलग है। ठीक है, तो लाइम वाटर एंड लेमन वाटर इज डिफरेंट। तो उन्होंने क्या किया? इसमें लाइम वाटर ले लिया। लाइम वाटर क्या होता है? चूना। वाइट वॉश डालते हैं ना, वाइट पेंट तो नहीं बोल सकते उसको, पेंट अलग रहता है। वाइट वॉश जो रहता है ना, लाइम बोलते हैं उसको, चूना। तो वो उन्होंने क्या किया? लाइम वाटर लिया, उसको पानी में जब हम मिक्स करते हैं तो उसको बोलते हैं लाइम वाटर। तो लाइम वाटर लिया उन्होंने एंड क्या किया? जो भी गैस इसमें से निकली ना, पाइप के थ्रू इधर डाल दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ? ये जो भी लाइम वाटर था ना, ये बदल गया मिल्की वाइट में। मिल्की वाइट बन गया है। ये क्या बन गया? मिल्की वाइट मतलब एकदम दूध के जैसा वाइट हो गया। तो पहले तो कुछ और कलर था, बाद में कुछ और, एकदम मिल्की वाइट हो गया। जो लाइम वाटर था मिल्की वाइट हो गया। तो एक और बात, लाइम वाटर मिल्की वाइट कब होता है? लाइम वाटर मिल्की वाइट जब होता है जब
जब कार्बन डाइऑक्साइड रहता है गैस में, तो जब भी आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर में डालते हो तो वो मिल्की वाइट बदल जाता है। तो इसका मतलब जो भी गैस है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो अगर कोई भी गैस में लेके लाइम वाटर में डालती हूँ और लाइम वाटर का कलर मिल्की वाइट हो जाता है, इसका मतलब उसके अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके अंदर क्या है, इसका मतलब उसके अंदर है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं कोई भी गैस लेके लाइम वाटर में डाल देती हूँ तो क्या होता है, वो मिल्की वाइट हो जाता है, इसका मतलब उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो मैंने जो चारकोल को बर्न किया वो वाला गैस मैंने बीकर में लाइम वाटर वाले में डाल दिया तो वो मिल्की वाइट हो गया, इसका मतलब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन जो मेटल से आया था वो मैंने जब डाला ना तो वो मिल्की वाइट नहीं हुआ, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड रहता है तो लाइम वाटर मिल्की वाइट बन जाता है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। तो लाइम वाटर जो है वो मिल्की वाइट बनता है, लाइम वाटर टर्न्स इनटू मिल्की वाइट इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अगर है तो मिल्की वाइट, नहीं है तो मिल्की वाइट नहीं बनेगा, ठीक है, ठीक है, ये तो ठीक है। तो कहाँ थे हम लोग, यहाँ पे, ओके। He drew immediately the logical regarding the process of respiration, either eminently, और तो एक चीज़ breathe out made lime water milky white। एक तो आप जब मेटल को बर्न किया तो मिल्की वाइट हो गया, एक हुआ कि आपने मेटल को बर्न कर दिया और मेटल में से जो गैस निकला वो मिल्की वाइट नहीं हुआ, लेकिन जो चारकोल में से पाउडर जब बर्न हुआ तो मिल्की वाइट जो गैस निकला वो उसने लाइम वाटर को मिल्की वाइट में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन जब हमने इसके अंदर हमने क्या लिया था, इसके अंदर हमने लिया था लाइम वाटर, तो ये है लाइम वाटर। जब हमने लाइम वाटर लिया, ओके, ये लाइम वाटर है, हमने क्या किया, तो ये वाली डायग्राम से समझते। तो ये है लाइम वाटर, ये पूरा लाइम वाटर है, हमने एक बीकर पे लाइम वाटर लिया है, ओके। मैंने एक बीकर में एक लाइम वाटर लिया है, ठीक है, और एक पाइप से मैंने इसके मुंह में से डाला तो वो लाइम वाटर क्या हुआ, मिल्की वाइट में टर्न हो गया। लाइम वाटर क्या हुआ, लाइम वाटर जो भी था ना वो मिल्की वाइट में टर्न हो गया, लाइम वाटर टर्न टू मिल्की वाइट। तो लाइम वाटर मिल्की वाइट में टर्न हो गया, इसका मतलब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जब हम गैस अपने मुंह से निकालते हैं, मतलब ब्रीथ आउट करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। एंड जब हम चारकोल पाउडर को बर्न करते हैं तो गैस निकलता है, तो वो भी मिल्की वाइट में बदल देता है। सो दिस टू थिंग्स कैन टर्न लाइम वाटर इनटू मिल्की वाइट। इसका मतलब इन दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड है, किसमें, चारकोल का पाउडर जब बर्न करते हैं तब जो गैस निकलता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हम ब्रीथ आउट करते हैं उसमें जो गैस निकलता है उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उनको नहीं पता था कार्बन डाइऑक्साइड है, उन्होंने बोल दिया एक गैस है, उसको बोल दिया फिक्स्ड एयर। He drew immediately that the logical conclusion regarding the process of respiration। तो उन्होंने बोल दिया कि रेस्पिरेशन है उसमें क्या होता है, हम लेते हैं रेस्पायरेबल एयर। रेस्पायरेबल एयर क्या है, ऑक्सीजन, इनको नहीं पता ऑक्सीजन बोलते हैं उसको, रेस्पायरेबल एयर। तो उन्होंने बोला कि हम रेस्पायरेबल एयर लेते हैं, और उन्होंने इससे पहले बोला था कि रेस्पायरेबल एयर
जो है वो बर्निंग में हेल्प करता है। यहाँ पे देखो जो रेस्पायरेबल एयर है हेल्प्स इन बर्निंग, ठीक है। उन्होंने बोला था रेस्पायरेबल एयर अ कंपोनेंट ऑफ एयर दैट हेल्प्ड इन बर्निंग। तो उन्होंने बोला कि एक ऐसा गैस है, एक ऐसा एयर है जो बर्निंग में हेल्प करता है और हम लोग उसको ब्रीथ भी करते हैं, रेस्पायर भी करते हैं, ठीक है। ये कंक्लूजन उन्होंने निकाला। और लंग्स क्या करते हैं, लंग्स में हम लोग रेस्पायरेबल एयर लिया, हमने ब्रीथ किया रेस्पायरेबल एयर, और हमने एक्सपायर क्या किया, हमने एक्सपायर किया फिक्स्ड एयर। तो इसका मतलब लंग्स में तो गया था इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन रेस्पायरेबल एयर, लेकिन निकला इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड एयर कार्बन डाइऑक्साइड। So the eminently respirable air being absorbed and almost equal volume of fixed air being given up to the air from the lungs। तो इन्होंने क्या कहा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने क्या कहा, तो यहाँ पे देखो मैं ऑक्सीजन के लिए ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ। रेस्पायरेबल एयर, रेस्पायरेबल एयर को इन्होंने बोला ऑक्सीजन, रेस्पायरेबल एयर उन्होंने बोला जो बर्निंग में हेल्प करता है। आज हम उसे ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। वो टाइम पे उन्हें नहीं पता था उसका क्या नाम है। फिक्स्ड एयर, फिक्स्ड एयर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो उन्होंने रेस्पायरेबल एयर किसको बोला, ऑक्सीजन को, और फिक्स्ड एयर किसको बोला, कार्बन डाइऑक्साइड को। और जो ऑक्सीजन है वो बर्निंग में हेल्प करता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी किसी भी चीज़ को आप बर्न करोगे तो उसमें से जो गैस निकलेगी वो कार्बन डाइऑक्साइड है। बल्कि कैसे कंफर्म करोगे, जब आप लाइम वाटर जो है ना उसमें डालोगे गैस, तो वो मिल्की वाइट पे टर्न हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, तो आप समझ जाओगे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो ये चीज़ें लवॉइजियर ने पता की, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लंग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। फिर लवॉइजियर ने क्या बोला कि लंग्स में तो जाता है ऑक्सीजन के फॉर्म में, रेस्पायरेबल एयर के फॉर्म में, लेकिन बाहर आता है इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड एयर कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। उन्होंने कुछ तो यहाँ पे होता है जिससे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है। अगर हम 1 लीटर ऑक्सीजन लिए, सपोज़ मैंने 1 लीटर ऑक्सीजन सांस लिया, तो मैं 1 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड ही निकालूंगी, मतलब ब्रीथ आउट करूंगी, ठीक है। 1 लीटर ऑक्सीजन लिया तो 1 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट करूंगी। सो ये कंक्लूजन था लेवॉइजियर का, जो मैंने ऐसे बता दिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस देखो। इक्वल वॉल्यूम्स बताया ना, 1 लीटर लिया तो 1 लीटर ही हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। वॉइजियर फाइंडिंग लीड वे टू सेवरल अदर रिसर्चर्स, तो अदर रिसर्चर्स ने और रिसर्च किया और पता चला विच गैस डू यू थिंक इज लवॉइजियर टॉकिंग अबाउट व्हेन ही सेज फिक्स्ड एयर। उन्होंने क्या बोला, मैंने अभी बताया कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी कोई चीज़ बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। विच गैस अकॉर्डिंग टू हिम इज रेस्पायरेबल एयर, ऑक्सीजन बर्निंग में हेल्प करता है, एड इन बर्निंग, and it is a respirable air. What steps in the process of respiration does Lavoisier mention? Lavoisier mentioned about the breathing, exchange of gas, and he also explained about cellular respiration, ठीक है। वो हम देखेंगे क्या है, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। A few lines from a textbook of human physiology, बहुत पुरानी टेक्स्ट बुक है, 19th सेंचुरी में जॉन डेपर ने लिखा था। वो एक केमिस्ट थे, केमिकल्स के बारे में पढ़ाई की थी उन्होंने। The chief material which a living being receives a matter that can be burned, water and oxygen gas, and out of the action of these one another all the physical phenomenon of life arise. What body expels out in water oxides of carbon, phosphorus and sulfur। इन्होंने क्या कहा कि हम जो भी लिविंग बींग्स होते हैं, हम क्या करते हैं, हम ऐसी चीज़ें लेते हैं जो बर्न होती है ऑक्सीजन गैस की मदद से, और उसके बाद जो भी बर्न होने के बाद वाटर, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्सीजन फॉस्फोरस से बनता है तो बोलते हैं ऑक्साइड ऑफ फॉस्फोरस। जब ऑक्सीजन सल्फर से मिलता है ऑक्साइड ऑफ सल्फर बोलते हैं। एंड ऐसे ही जो भी चीज़ें अदर एलिमेंट्स है तो उसका ऑक्साइड बोल के बोलते हैं। तो इस तरह से होता है,
तो पुरानी पुरानी बुक्स हैं, थोड़ा थोड़ा इस तरह से उन्होंने रिसर्च किया, शुरुआत की, एंड देन आगे और रिसर्च हुआ तो फिर पता चला। Thus we can see that the role of major compounds and elements in the process of respiration mid 19th century के बाद हमें पता चलने लगा, ठीक है। द रोल ऑफ मेजर कंपाउंड्स एलिमेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में क्या क्या मदद करती है सब। द इवेंट्स इन्वॉल्व आर नॉट वेरी क्लियरली अंडरस्टूड बट पीपल बिलीव दैट देयर आर सम रिलेशनशिप बिटवीन हीट प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अच्छे से नहीं पता था, लेकिन इतना तो पता चल गया था कि कुछ तो है। हम जो भी गैस लेते हैं फिर वो गैस हीट प्रोड्यूस करती है, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करती है। इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट आवर ब्रेथ इज़ वार्मर देन द एयर। तो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताती हूँ। आपको क्या करना है, आपका जो हाथ है अपने मुंह के सामने रखना है, मतलब जो मुंह है ना, माउथ की बात करी, फेस की नहीं, उसके सामने रखना है एंड आपको ब्लो करना है, ब्लो आउट, मतलब हवा बाहर निकालना है। ओके, तो जब आप हवा बाहर निकालो तो आप फील करोगे कि हवा गर्म है। स्पेशली जब आपको बुखार रहता है और आप ब्रीथ आउट करोगे, हवा ऐसे निकालोगे, तो आप हाथ से फील कर सकते हो कि वो हवा गर्म है। गर्म क्यों होती है? क्योंकि हमें हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ता है। हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रहता है 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, दिस इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर एंड 37 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन करके रखना होता है। अब बाहर की हवा ठंडी रहती है, जैसे कि अभी ठंडी का मौसम है तो बाहर की हवा ठंडी है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर की हवा गर्म है। एंड इट इज़ पॉसिबल क्योंकि मेरी बॉडी हीट प्रोड्यूस कर रही है। ओके, लेट अस स्टडी द स्टेप्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के स्टेप्स पढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। स्टेप्स इन रेस्पिरेशन, तो ये क्वेश्चन आपके 10th क्लास में पूछा जाता है एंड आपको पूरे स्टेप्स बताना पड़ता है। अगर आप ये फ्लो चार्ट डाल देते हो दैट इज़ मोर देन इनफ। क्या होता है कि स्टूडेंट्स को जब क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है स्टेप्स इन रेस्पिरेशन के बारे में, वो क्या लिख के आते हैं? पाथवे, ये लिख के आते हैं, पाथवे ऑफ एयर लिख के आते हैं। पूरा उनका आंसर गलत जाता है, पूरा आंसर गलत। स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन अलग है, पाथवे ऑफ एयर अलग है। कैसे अलग है हम वीडियो में देखेंगे, ठीक है। जो भी मैंने अब तक समझाया ज़रूरी नहीं है आपको हर चीज़ समझ में आए। अगर आप उसमें से 1% भी समझते हो ना, देन इट इज़ मोर देन इनफ एट योर लेवल, ठीक है। आपको चैप्टर समझने के लिए मैंने जो भी समझाया उसमें से थोड़ा थोड़ा भी आपने कैच किया है तो आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समझने के लिए आ जाएगा, ठीक है। स्टेप्स इन रेस्पिरेशन देखते हैं हम। तो स्टेप्स इन रेस्पिरेशन क्या है? तो हम रेस्पिरेशन कैसे करते हैं वो है एक्चुअली कैसे करते हैं, दैट इज स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। पाथवे ऑफ एयर क्या है कि आपका हवा जो एटमॉस्फेयर से है आपके सेल तक कैसे पहुंचा, सो दैट इज द पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन। आपके लंग्स तक कैसे बचा बेसिकली, ठीक है। तो स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन में अगर देखें, there are no strict demarcation of steps involved in the process of respiration. It is very complex process, several physical and biochemical process है, but for general understanding on what goes we shall study under the following headings. कोई proper demarcation नहीं है कि क्या क्या steps होते हैं, लेकिन ये steps, ये जो स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसमें फिजिकल प्रोसेस होता है, केमिकल प्रोसेस होता है। जो फिजिकल क्या है, जैसे कि अपने डायफ्राम मसल्स को मूव करते हो रेस्पिरेशन के लिए, दैट इज़ द फिजिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस जिससे एक्सचेंज हुआ, फिर सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ। बट फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग व्हाट गोस ऑन ये देखते हैं हम लोग। तो ये चार्ट अगर आप डाल दोगे ना यू विल गेट द गुड मार्क्स। सो अब हम ये चार्ट को कैसे मास्टर करते हैं, देखिए। ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग इज एयर अंदर लेना, मूवमेंट ऑफ एयर इनटू द लंग्स एंड आउट ऑफ द लंग्स, मूवमेंट ऑफ एयर इनटू द लंग्स एंड आउट ऑफ द लंग्स। आपने हवा अंदर लिया, इन टू द लंग्स, ऑक्सीजन अंदर लिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ द लंग्स, दैट इज ब्रीथिंग। ना गैसेस एक्सचेंज एट लंग्स लेवल पे आप गैस कैसे एक्सचेंज करते हो? गैसेस एक्सचेंज एट लंग्स लेवल, ये क्या चीज़ है? गैसेस एक्सचेंज एट लंग्स लेवल, तो ये स्टेप 2 है, गैस एक्सचेंज एट लंग्स लेवल। जो भी आपने गैस लिया ना, आपने जो भी हवा लिया आपके लंग्स में गई, लंग्स में जाने के बाद, हवा लंग्स में जाने के बाद जो हमारे लंग्स है उसमें होते हैं एल्वियोलाई,
और एल्वियोलाई के साथ बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। तो ब्लड वेसल्स में क्या होता है, ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी होता है। तो वो क्या करते हैं, उनको ऑक्सीजन पसंद है। मैंने ऑलरेडी बताया कि आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन होता है, वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले लेता है लंग्स के पास से एंड कार्बन डाइऑक्साइड वापस दे देता है। इसको बोलते हैं एक्सचेंज, क्योंकि एक्सचेंज हो रहा है ना, ऑक्सीजन ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट लंग्स लेवल, लंग्स के पास बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है तो आरबीसी ऑक्सीजन ले लिया, और कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यूज़ के पास से लाया था, सेल्स के पास से लाया था, वो लंग्स को वापस दे दिया। तो लंग्स ने क्या किया, ब्रीथ आउट द कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो है, ये देखिए आप, ये आप देख रहे हैं, ये वाली चीज़ दिख रहा है, इसको और जूम कर सकते हैं क्या, ये देखो। तो ये जो है ना आपके छोटे छोटे सेल्स दिख रहे हैं, ये आपके हैं एल्वियोलाई, ये आपके क्या है, एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई में आप दिख रहे हैं ये एल्वियोलाई में दिख रहे हैं, ये ब्लड वेसल्स, कितने सारे ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल्स। तो ये जो ब्लड वेसल्स है एल्वियोलाई में, ये ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, गैस एक्सचेंज करते हैं। ये जो ब्लड वेसल्स है ना, ये गैस एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। आई थिंक यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग। If you are understanding what I am saying, if you are understanding 1% also, it is more than enough at your level, okay? Or if you are getting everything what I explained, means you are going to be a topper of biology, no doubt in that, okay? Now third step देखते हैं, गैस एक्सचेंज हो गया, आरबीसी तक गैस पहुंच गया, अब जाएगा गैस टिश्यूज तक। तो गैस ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड, तो ब्लड में है आरबीसी में क्या है, ऑक्सीजन लेके जा रहा है, वो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज क्या होते हैं, छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं, पतले छोटे ब्लड वेसल्स, ठीक है, छोटे पतले ब्लड वेसल्स, उसको कैपिलरीज बोलते हैं। एल्वियोलाई में जो होते हैं ना, बड़े ब्लड वेसल्स नहीं होता, एल्वियोलाई बहुत छोटा होता है, तो उसके साथ जो ब्लड वेसल भी होता है बहुत छोटा होता है, तो उसको बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज of alveoli to body cells and return of carbon dioxide। तो गैस ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड, तो ब्लड क्या करता है, ब्लड कहाँ पे है, ब्लड कैपिलरीज, जो ब्लड कैपिलरीज का है एल्वियोलाई के पास। तो ब्लड कैपिलरीज ऑफ एल्वियोलाई क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, कहाँ से कहाँ तक, एल्वियोलाई से बॉडी सेल्स तक, एल्वियोलाई से बॉडी सेल्स तक क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो गैस ट्रांसपोर्ट, गैस एक्सचेंज, तो मेनली ऑक्सीजन का देखो क्या होता है, हमें ऑक्सीजन लंग्स से टिश्यूज़ तक पहुंचाना है, और टिश्यूज से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स तक लेके जाना है। कि हम ऑक्सीजन क्या करते हैं, ब्रीथ इन एटमॉस्फेयर से एयर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, एंड फिर वो ऑक्सीजन आरबीसी के साथ मिलकर फिर टिश्यूज़ के पास जाते हैं। टिश्यूज़ बहुत सारे रेस्पिरेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ब्रेक डाउन करके एनर्जी बना के कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर वापस ब्लड के ज़रिए लंग्स में आता है, फिर लंग्स से क्या होता है, फिर हम ब्रीथ आउट करके कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। तो इस तरह से होता है। तो जो गैस ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड है, लंग से टिश्यूज़ तक कौन लेके जाएगा, गैस ब्लड लेके जाएगा, ठीक है। गैस एक्सचेंज है टिश्यू लेवल पे गैस एक्सचेंज कैसे होगा, तो आपके पास है टिश्यूज़ ने क्या किया, जैसे लंग्स के पास ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हुआ था, टिश्यूज़ को करना है ब्रेक डाउन ऑफ शुगर्स और अदर्स, ठीक है, अदर थिंग्स। तो उन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन ले लिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दिया। कार्बन डाइऑक्साइड फिर आरबीसी से मिलेगा एंड फिर वो ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा, लंग्स के पास, फिर लंग्स क्या करेंगे, ब्रीथ आउट कर देंगे, ठीक है। अब ऑक्सीजन हमारे सेल के अंदर पहुंच चुका है, कौन से सेल, टिश्यूज़ के अंदर पहुंच चुका है। ग्रुप ऑफ सेल्स मेक टिश्यूज़, राइट, बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं। टिश्यू क्या है, जैसे हमारा मसल टिश्यू है, हमारे जो हाथ में जो मसल्स हैं वो
ठीक है, उसमें जो सेल्स हैं तो सेलुलर रेस्पिरेशन, तो अब ऑक्सीजन अंदर घुस गया, यूजिंग ऑक्सीजन इन सेल प्रोसेसेस टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, रिलीजिंग एनर्जी टू बी यूज्ड फॉर लाइफ प्रोसेसेस। तो ये जो ऑक्सीजन अंदर आया, अंदर आने के बाद ये ऑक्सीजन क्या हुआ, ये ऑक्सीजन ने क्या किया, ये ऑक्सीजन ने जैसे अपने ग्लूकोज है, एग्जाम्पल ग्लूकोज, दूसरी चीज़ें भी हो सकती हैं लेकिन ग्लूकोज सबसे ज़्यादा, तो ग्लूकोज क्या किया हमने, सेल के अंदर आ गया। ग्लूकोज भी ब्लड में होता है ना, जो भी डाइजेशन होता है उसके बाद जो भी ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाते हैं, ब्लड में आ जाते हैं, फिर ब्लड से सेल ले लेता है। ऑक्सीजन भी ब्लड में होता है, फिर ऑक्सीजन ले लिया सेल, फिर जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को सेल ने क्या किया, एंजाइम्स के थ्रू ब्रेक डाउन कर दिया, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन भी यूज़ किया, एंड ये दो यूज़ करने के बाद क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड, और उन्होंने क्या बनाया, एटीपी, एनर्जी एंड वाटर भी निकलेगा। तो इस तरह से हो गया। तो ये हुआ, ये पूरा प्रोसेस हुआ सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। अब आगे का प्रोसेस देखते हैं कि नहीं। ठीक है, ब्रीथिंग क्या है थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ये एक्सपेरिमेंट तो हमने ऑलरेडी देख लिया, राइट, ये लाइम वाटर वाला। तो मैं जो भी पढ़ा रही हूँ आपको लग रहा होगा वो इधर उधर की चीज़ें पढ़ा रही हूँ, लेकिन ये सब आपके टेक्स्ट बुक में ही है, ये पूरे लेसन में यही सब है जो भी मैं पढ़ा रही हूँ। तो ऐसा डोंट थिंक लाइक कुछ उल्टा सीधा बहुत ज़्यादा लेवल का पढ़ा रही हूँ या कुछ भी। दिस इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, इट इज़ इन योर सिलेबस। ओके, सो ब्रीथिंग क्या है। ब्रीथिंग, इन द प्रीवियस क्लास वी डिड एक्सपेरिमेंट्स टू फाइंड आउट व्हाट वाज द देयर इन द एयर वी ब्रीथ आउट, दैट इज ब्रीथ आउट कर रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, we had seen that in a setup with lime water it turned milky white fast as we breathe out into it, as compared to a similar setup in which normal air was passed with the help of a syringe or pichkari in lime water. Experimental setup to test the presence of carbon dioxide in exhaled air. Arranged apparatus as shown in figure 3 and tried to do the experiment once again to find out what happens. What does this experiment indicate? Which gas turns lime water milky? Which gas do you think might be present in greater quantities in air we breathe out as compared to air around us? We are also aware of the fact that water vapor deposits on a mirror if we breathe out on it. Where does the water vapor come from the exhaled air? तो अब एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं। तो मैं लाइन बाय लाइन समझाऊंगी क्या होता है यहाँ पे। ओके, तो हमने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट्स में देखा कि जब भी हम एयर ब्रीथ आउट कर रहे थे, हमारे मुंह से जो एयर निकल रहा था वो जब लाइम वाटर में जा रहा था तो वो लाइम वाटर को मिल्की वाइट में बना दे रहा था। इसका मतलब उसके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमने क्या किया, एक सिरिंज लिया, सिरिंज मतलब सुई, खाली इंजेक्शन लिया, और उसमें से जो नीडल रहती है इंजेक्शन की नीडल वो हमने निकाल दिया। उसके अंदर हमने सिरिंज के अंदर पानी भर लिया। पानी भरने के बाद अब सिरिंज क्या है भाई, इंजेक्शन है, ऐसा ये नीडल हमने निकाल दिया। ठीक है, ये नीडल हमने निकाल दिया। ओके, अब इसके अंदर हमने ऐसे किया, एयर भर लिया। ऐसे आप पीछे खींचोगे ना, ये जो है उसको पीछे खींचोगे तो इसके अंदर एयर सक हो जाएगा, एयर अंदर आ जाएगा, पिचकारी भी बोलते हैं। फिर उसके बाद हमने ये जो एयर भरा है ना उसको वापस हमने, ये सेटअप है ना, इसके अंदर हमने डाल दिया। तो इसने क्या किया, मिल्की वाइट नहीं हो पाया, या फिर थोड़ा सा ही मिल्की वाइट हुआ, या फिर हुआ ही नहीं बिल्कुल भी। लेकिन हमने जो ब्लो आउट किया, जो हमने ब्रीथ आउट किया, जो हमने गैस निकाला, वो तुरंत लाइम वाटर को तुरंत मिल्की वाइट पे कर दिया। ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे जो गैस जो हम ब्रीथ आउट करते हैं, एक्सहेल करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा गैस है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट से प्रूफ होता है। और एक चीज़, अगर आप मिरर के सामने खड़ जाइए, मिरर के सामने खड़ के ब्लो आउट कीजिए,
ठीक है, फूंक मारिए तो आप क्या देखोगे कि वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा पानी पानी हो गया है। क्यों? क्योंकि हमारे मुंह से निकला है वाटर वेपर। अब वाटर वेपर कहाँ से आता है? वो भी हमारा रेस्पिरेशन से ही आता है, ठीक है। और हम व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट इंडिकेट, विच गैस टर्न्स लाइम वाटर। तो इसके आंसर्स आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बट फिलहाल के लिए मैं आपको सही आंसर बताते हैं। व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट इंडिकेट? इट इंडिकेट्स दैट द एक्सपायर्ड एयर कंसिस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। Which gas turns lime water to milky white carbon dioxide? Which gas do you think might be present in greater quantities in air we breathe out as compared to air around us? Carbon dioxide, because it turns lime water to milky white. Water vapor deposits on a mirror, ये देख लिया। Water vapor come from exhaled air, कहाँ से आता है? रेस्पिरेशन के थ्रू आता है, ठीक है। वी शेल हैव टू स्टडी द पाथवे ऑफ एयर। अब हम पाथवे ऑफ एयर पढ़ते हैं, जहाँ से एक्चुअल मतलब इंटरेस्टिंग होता है चैप्टर। इन अवर बॉडी थ्रू आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इन रेस्पिरेशन टू फाइंड आउट द एक्सहेल्ड एयर कम्स आउट। तो अब देखते हैं एक्सहेल्ड एयर, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में हम लोग देखेंगे कि एक्सहेल्ड एयर कैसे बनता है, ठीक है। बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम वी यूजुअली मीन द पैसेज द ट्रांसपोर्ट एयर टू द लंग्स एंड टू द माइक्रोस्कोपिक एयर सैक्स in them called alveoli, where gas exchanges takes place between the blood and the alveoli and vice versa. तो यहाँ पे अगर आप देखें पाथवे ऑफ एयर में, तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये आपका जो चीज़ है ना, इसको बोलते हैं एल्वियोलाई। इसको क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं। ये ब्लड कैपिलरीज क्यों होती हैं? ये लाते हैं ब्लड, ताकि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो सके। ब्लड में आरबीसी रहता है, आरबीसी क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ओके। सो नॉस्ट्रल से हमारे लंग्स तक जाके, फिर एल्वियोलाई में जाके, एल्वियोलाई से ब्लड में जाके, फिर ब्लड से आरबीसी में, आरबीसी से टिश्यूज़ तक जाता है, इस तरह से। तो अब हम देखते हैं कैसे कैसे जाता है। तो इधर चार्ट में पहले समझते हैं, ओके, फिर हम लाइन बाय लाइन देखेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखिए, तो ये जो है ना आपका, ये है आपका नॉस्ट्रल। नॉस्ट्रल मतलब जो नाक के दो छेद है ना, जिसमें आप उंगली डाल के बदमाशी करते हो, दैट इज़ द नॉस्ट्रल। तो वो नॉस्ट्रल है। तो नॉस्ट्रल में से एयर जाएगा, वहीं से जाएगा। जाने के बाद ये जो कैविटी है उसको बोलते हैं नेसल कैविटी। जैसे ये अंदर जाएगा ना, वो जो कैविटी है उसको, कैविटी मतलब स्पेस, जो खाली जगह है ना नाक के अंदर, उसको बोलते हैं नेसल कैविटी। अब उसके अंदर से फिर ऐसे आया, ऐसे आने के बाद ये वाली जो चीज़ है ना, उसको फेरिंग्स बोलते हैं। अब फेरिंग्स क्या होता है? बेसिकली ये जो फेरिंग्स है ना, यहाँ पे अगर आप पीछे जाएंगे तो आपके पेट में जाएगा। कोई भी चीज़ अगर यहाँ से आके पीछे जाएगा तो आपके पेट में जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे आपके ट्रेकिया में आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ द कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। ये कमेंट सेक्शन में 3 बार लिखो, तब जाके याद होगा। फेरिंग्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फेरिंग्स इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड, ये याद रखो, ठीक है। तो ये जो फूड है वो पीछे से जाता है, दैट इज पीछे से ईसोफेगस में जाता है। एंड अगर एयर है तो वो फेरिंग से के बाद लैरिंग्स में जाएगा। अगर एयर है तो फेरिंग से लैरिंग्स में जाएगा, अगर फूड है तो फेरिंग से ईसोफेगस में जाएगा, ठीक है। ये पाइप जैसा रहता है, तो ठीक है, ओके फाइन, हैप्पी नाउ। लेकिन कैसे पता चले कैसे फूड जो है वो ट्रेकिया में भी तो जा सकता है ना। ये जो आप ऐसे देख रहे हो ना, ये जो देख रहे हो ना, ये वाली चीज़, ये ट्रेकिया है। तो ट्रेकिया में भी जा सकता है, लेकिन ट्रेकिया में क्यों नहीं जाता है? क्योंकि यहाँ पे है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या करता है? जैसे ही सपोज हम खाना खा रहे हैं, खाना खाते टाइम पे क्या होता है, जब भी आप खाना निगल रहे हो वो टाइम पे एपिग्लॉटिस ये वाला लैरिंग्स का जो माउथ है वो बंद कर देगा। ये वाली चीज़ लैरिंग्स है। दिस वन इज लैरिंग्स, दिस वन इज ट्रेकिया एंड दिस वन इज
फेरिंग्स। सो ये वाली जो चीज़ है ना, दिस इज द एपिग्लॉट, दिस इज द लैरिंग्स। लैरिंग्स के मुंह पे, लैरिंग्स के ऊपर, एट द माउथ ऑफ द लैरिंग्स, द ओपनिंग ऑफ द लैरिंग्स यू विल फाइंड द एपिग्लॉटिस। ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स पे क्या होता है? एपिग्लॉटिस। ठीक है, फाइन, समझ गए इतना? तो जब भी हम खाना खाते हैं क्या होता है? ये एपिग्लॉटिस बंद हो जाता है, तो खाना हमारे ईसोफेगस में जाता है। अब यहाँ पे मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ, ठीक है? यहाँ पे आप देखें, जब भी हम खाना खाते हैं, इसका मतलब वन मिनट इसका मतलब जब भी हम खाना खाते हैं उससे पहले एक चीज़ यहाँ पे देख लो, तो खाना है तो वो कहाँ से जाएगा? इफ़ यू आर ईटिंग फूड, तो ऐसा माउथ से आएगा एंड फेरिंग से पीछे ईसोफेगस में चला जाएगा। ईसोफेगस इसमें नहीं दिख रहा है, ये ट्रेकिया के पीछे। अगर वो एयर है तो नोज से आया, मैं एयर ना ब्लू से डाल दूँ, ठीक है? ऐसा नोस्ट्रल से, नोज से नोस्ट्रल, नेसल कैविटी, फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स में जाएगा, है ना? लैरिंग्स में जाएगा, ओके? लैरिंग्स में जाने के लिए एपिग्लॉटिस ओपन होना चाहिए, ओके? एयर क्या होगा? लैरिंग्स में जाएगा, लैरिंग से ट्रेकिया में जाएगा, ट्रेकिया से फिर ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल से फिर एल्वेलाई। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग? ये जो है ना, ये चीज़ें एल्वेलाई हैं, ठीक है? इतना तो समझ गए होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ देखो आप लोग, ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। लैरिंग्स, लैरिंग्स क्या है? लैरिंग्स इज द वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स इज वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स मतलब आपकी आवाज़ जो है वो कैसे बनती है, हाउ योर वॉइस इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ लैरिंग्स। लैरिंग्स आपकी आवाज़ बनाता है, ठीक है? लैरिंग्स में आपकी आवाज़ बनती है। आवाज़ कैसे बनती है? जो आपके लैरिंग्स है उसमें से जब एयर पास होती है ना, तो आवाज़ बनती है। वोकल कॉर्ड्स जो है ना, आपके वोकल कॉर्ड्स सब मेम्ब्रेन्स होते हैं, मेम्ब्रेन्स होता है, वो ऐसा मूव करते हैं, उस वजह से वाइब्रेट होते हैं हवा की वजह से। जो भी आप हवा ले रहे हो, ब्रीथ कर रहे हो, वो वोकल कॉर्ड्स लैरिंग्स के होते हुए जाएगी, और यहाँ पे जो वोकल कॉर्ड्स है वो वाइब्रेट होंगे एंड आपकी आवाज़ बनेगी, ठीक है? ठीक है, तो इसका मतलब जब मैं खाना खाती हूँ, तो जो भी मैं खाना खाती हूँ तो तब क्या होता है? एपिग्लॉटिस बंद हो जाता है, क्योंकि खाना तो लैरिंग्स में नहीं जाना है, ट्रेकिया में नहीं जाना है, क्योंकि अगर ट्रेकिया में चला गया तो ब्रोंकाई में जाके लंग्स में चला जाएगा, है ना? ब्रोंकाई में जाके लंग्स में चला जाएगा। तो मैं नहीं चाहती कि खाना हमारा ट्रेकिया में जाए, लैरिंग्स में जाए, लैरिंग्स में जाए, लैरिंग्स से फिर ट्रेकिया में जा सकता है, फिर ट्रेकिया में गया तो ब्रोंकाई में जाएगा, ब्रोंकाई में गया तो फिर लंग्स में चला जाएगा। तो मैं नहीं चाहती कि वो लंग्स में जाए। तो इसलिए हम लोग जब खाना खाते हैं, हमारा एपिग्लॉटिस जो है ना, वो क्या करता है? लैरिंग्स का ओपनिंग बंद कर देता है, लैरिंग्स का मुंह बंद कर देता है कि वहाँ से खाना ना जा पाए, क्योंकि वहाँ से गया तो हमारे लंग्स में जा सकता है। तो इसका मतलब जब भी आप खाना खा रहे हो, स्पेशली जब आप खाना निगल रहे हो, तो वो टाइम आपका एपिग्लॉटिस बंद हो गया। लेकिन सेम टाइम अगर ज़बरदस्ती बात करने की कोशिश कर रहे हो, ज़बरदस्ती बात करना चाहते हो, क्योंकि आपको गॉसिप करना पसंद है, तो आप खाना खाते टाइम पे भी चुप नहीं रह सकते, तो इस वजह से क्या होगा? खाना एपिग्लॉटिस बंद नहीं हो पाएगा और खाना आपके लैरिंग्स में चला जाएगा। अगर खाना आपके लैरिंग्स में चला गया तो आपकी ट्रेकिया में जाके, ब्रोंकाई में जाके फिर लंग्स में जा सकता है ना? लंग्स में जा सकते हैं। तो इस वजह से आपको कहा जाता है कि खाते समय बात मत करो। इसलिए जब भी आप निगलने की कोशिश करते हैं, खाना एज वेल एज बात करने की कोशिश करते हैं, वो टाइम पे आपका एपिग्लॉटिस ओपन हो जाता है एंड यहाँ से खाना थोड़ा चला जाता है। जब चला जाता है तो क्या है? ये पूरा यहाँ पे गैस है, यहाँ पे पूरा एयर भरा हुआ है, तो वापस पुश कर देता है, इसलिए आपको धक्का लग जाता है। दैट्स व्हाई आप खांसने लगते हो और जो भी है वो आपके मुंह से या नाक से निकलने लगता है। तो कभी कभार हुआ ऐसा कि आप खाना खा रहे हैं, अचानक से आपने बात करने की कोशिश की या पानी पी रहे हैं, पानी
भी दिन में बात करने की कोशिश करी और सारा पानी नाक से आ गया। सो दिस इज़ द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, आपको आपका जो भी खाना है, पानी है, आपके लंग्स में जाने से बचाता है। ठीक है, आई थिंक आप लोग इतना समझ के होंगे। तो एल्वेलाई में क्या होता है, एल्वे में बहुत सारे कैपिलरीज होते हैं, ये दिख रहे हैं, ये पूरे कैपिलरीज हैं। ये जो है ना, ये जो ऐसे ऐसे आ रहे हैं, ये वाली चीज़ें, ये दिस आर ऑल कैपिलरीज। ये पूरे कैपिलरीज है, पूरा नेटवर्क है, दिख रहे हैं आप लोग, ये पूरा नेटवर्क है। यहाँ कैपिलरीज में क्या होता है, ब्लड क्या करता है, एक्सचेंज करता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, ओके, पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन देख लिया, ये सब मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। अगले वीडियो में हम पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन अच्छे से देखेंगे, एपिग्लॉटिस का रोल और अच्छे से पढ़ेंगे, फिर हम एक्टिविटीज़ डायफ्राम के बारे में और अच्छे से समझेंगे, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन और अच्छे से समझेंगे। इंस्पिरेशन क्या है, ऑक्सीजन अंदर लेना, एयर अंदर लेना, एंड एक्सपिरेशन क्या है, एयर बाहर छोड़ना। My throat is not supporting me, so let's end the session here. And if you like my explanation, please subscribe to my channel. Okay, so first let me tell why you should subscribe to my channel. So I have completed my 10th long back and I got 9.8 CGPA in my SSC board exams. I'm from the state board, okay, and I got 9.8 and I secured 9.8 at my 10th, and then I gave polyset exam and there I got decent rank, but I did not opt for polyset. I went for some other. I did my 11th and 12th and I got good percentage in that. After that I gave my MSET. I got very good rank there, and then I went for NEET UG, and now I am doing my MBBS from Deccan College of Medical Sciences. So I am highly qualified to teach you people, so you can understand all the concepts, and if you want I will give you coaching for your NEET UG also. NEET UG coaching also I can give you, and I can clear your basics in the 10th class itself, so that when you move on to 11th and 12th and do NEET coaching, then there your basics are very strong and you can crack your NEET UG exam and you can become a doctor. And 10th पास होने के लिए तो आपको ये कॉन्सेप्ट तो आना ज़रूरी ही है, कि जो 10th का पेपर रहता है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड रहता है। सिर्फ वर्कबुक रट्टा मारने से आपको अच्छे मार्क्स नहीं आ जाएंगे। हाँ, यू विल पास नो डाउट, लेकिन अच्छे मार्क्स आने के लिए, टॉप करने के लिए आपको अच्छे मार्क्स आने चाहिए। I got 9.8. I did not get 10 because of the language problem. I was having language in my state language, that is Telugu. That's why I lost there, but I secured 10 points in all other subjects. So focus on language also. Language is also important for your total CGPA. Okay, thank you so much. Subscribe to my channel, share it. After getting 100 subscribers, we'll be doing live sessions, and I'll be making one-shot videos, detailed explanatory videos on your demand, and we'll be studying live. So make 100 subscribers. Thank